का साथियों, तो आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस को विस्तृत विश्लेषण करेंगे। जिसमें से प्रमुख रूप से हमने आज जीएस के सिलेबस को चुना है कि इसमें से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जटिलताएं जो हैं वो जीएस के सिलेबस में ही दिखाई पड़ती हैं। मैथ रीजनिंग तो एक बार ठीक है, उसका सिलेबस डिफाइन है और ये सबको पता है कि किस टॉपिक से पढ़ना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं। लेकिन जीएस के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा होच-पोच है कि इसमें, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, एक वास्ट सिलेबस है, तो सबको दिक्कतें हुई हैं। तो हमने आज सोचा है कि इसके लिए एक बिंदुवार मैंने पॉइंट टू पॉइंट बना लिए हैं सभी चीज़ों को हिंदी में, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं ये भी हमने सब डिसाइड कर लिया है, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इसको हम एक तरफ से आपको समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। क्योंकि सिलेबस में होता क्या है कि सब चीज़ें नहीं पढ़नी होती। सब चीज़ों को पढ़ने से सिर्फ नॉलेज बढ़ता है, लेकिन अगर हम सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ता करते हैं तो इससे हमारा सिलेक्शन जो होता है वो आसान हो जाता है। ऐसा है इसलिए क्योंकि मैंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था 2019 का, तो इसमें कई सारी टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से को लेकर क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। जैसे कि एक टॉपिक होता है जनगणना का। तो जनगणना में पिछली बार सीबीटी 1 का तो मुझे नहीं याद है, लेकिन सीबीटी 2 में जब दिया था तो लेवल 6, 5, 3, 2 सभी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो ऐसा होता है कि कई टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ तो आपको पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि जितना मैं बता दूँ इतना ही सिर्फ पढ़ना है। पढ़ना तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इतना ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये ऊपर तो ये आयोग के नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया था ये है, इसको हमने हिंदी माध्यम में ट्रांसलेट कर लिया है और सभी चीज़ों को एक बिंदुवार बना लिया है पॉइंट टू पॉइंट कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हर पॉइंट से। तो पहला पॉइंट हमने जो सिलेबस का सेक्शन चुना है वो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामरिक घटनाएं। ये सिलेबस में ही लिखा हुआ है, सब चीज़ें सिलेबस में ही जो लिखा है उसी को मैंने ए टू जेड बस मैंने ट्रांसलेट किया है। तो पहली चीज़ तो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामरिक घटनाएं। तो ये जो पोर्शन है, टॉपिक है, ये सबसे बड़ा पोर्शन है। दिखने में तो एक लाइन का ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो है बहुत चीज़ें समाहित हैं। इसमें लगभग 8 से 10 नंबर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें से जो प्रमुख टॉपिक हो सकते हैं, तो इनमें से टॉपिक हो सकता है, एक तो नियुक्तियां हो सकती हैं। जितनी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति होती है, चाहे वो किसी संगठन की हो, किसी मंत्री पद की लिए हो, या कोई राज्यपाल की हो, राज्यों की नियुक्तियां हो, तो ये सभी बड़ी नियुक्तियां आ जाती हैं इसके अंतर्गत। एक टॉपिक होता है पुस्तकों का। जो भी चर्चित पुस्तकें रही होंगी उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके लेखक कौन है, या ये पूछ दिया जाता है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। एक टॉपिक है योजना का। योजनाएं राष्ट्रीय और स्टेट दोनों की योजनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं कि कौन सी योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई, उनके बारे में पूछ लेता है कि ये योजना किससे संबंधित है। और एक नेक्स्ट टॉपिक है जीआई टैग। जीआई टैग भी काफ़ी चर्चित टॉपिक है, जिसमें अक्सर राज्यों से रिलेटेड किसी न किसी वस्तु को, उत्पाद को जीआई टैग दिया ही जाता रहता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में इस साल जैसे ओलंपिक वगैरह हुए हैं, बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, टूर्नामेंट जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्पोर्ट्स का तो एक अलग से ही हालांकि सेक्शन है, लेकिन करंट अफेयर में भी इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। एक नेक्स्ट टॉपिक है त्यौहार एवं पर्व। ख़ासतौर पर जो नॉर्थ ईस्ट में पर्व वगैरह मनाए जाते हैं या कि साउथ में मनाए जाते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। एक और टॉपिक है युद्ध अभ्यास का। तो ये एक्सरसाइज के जो टॉपिक होते हैं विभिन्न देशों के बीच, जैसे कि साइक्लोन है भारत और मिस्र के बीच, सूर्य किरण है भारत और नेपाल के बीच, बोंगो सागर भारत बांग्लादेश, तो इस तरह के युद्ध अभ्यास भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा युद्ध अभ्यास किन के मध्य हुआ है। एक टॉपिक ब्रांड एम्बेसडर। तो ये रेलवे का एक बड़ा ही पॉपुलर टॉपिक रहा है कि वो अक्सर ब्रांड एम्बेसडर पूछ लेता है कि इस के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं। एक आध टॉपिक और हैं जिनको मैंने इंक्लूड नहीं किया हो, जैसे रैंकिंग वगैरह का भी एक टॉपिक है, उससे भी पूछ लिया जाता है कि प्रेस में भारत की रैंकिंग क्या है, हंगर में क्या है। तो इन सब को टॉपिक को अच्छे से आपको कवर कर लेने हो, जिनमें से 8 से 10 नंबर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। किसी पेपर में हो सकता है थोड़ा कम भी आए, लेकिन क्योंकि इतने सारे पेपर होने वाले हैं तो सभी में समान तो नहीं आएगा, पर ज़्यादातर क्वेश्चन आने की इससे संभावना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन पर, वो है कीड़ा और खेल का। इसमें खेल से मुख्यतः एक तो करंट अफेयर से रिलेटेड खेल वाला हो गया,
और एक ये हो जाता है, इसमें पूछ लिया जाता है जैसे ओलंपिक के पुराने क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप करंट अफेयर में नहीं कहिएगा। जैसे कि ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, भारत ने पहला पदक कब जीता, हॉकी में कब जीता, यहाँ तक कि कब कब किसने पदक जीता, इनको भी सबको अच्छे से पढ़ना होगा। एक टॉपिक होता है खेल शब्दावली का। खेल शब्दावली में जैसे कि अपरकट हो गया, गुगली हो गया, ऐसे शब्दावली देकर पूछ लेता है कि किस खेल से संबंधित यह शब्दावली है। तो ये भी अक्सर फेमस टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टॉपिक होता है प्रमुख खिलाड़ी। प्रमुख खिलाड़ी जैसे हो गया रोनाल्डो हो गया, नोवाक जोकोविच हो गए, उसेन बोल्ट, इस तरह के खिलाड़ियों को भी पूछ लिया जाता है कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो इनको पढ़ना होगा। तो ये स्पोर्ट्स से भी, यहाँ से भी लगभग 2 से 3 अंक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं जिसमें है भारत की कला और संस्कृति। ये टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, जिसमें लिखा है भारत की कला एवं संस्कृति और प्रमुख पर्व। तो इसके अंतर्गत आपको प्रमुख टॉपिक यही हो जाएंगे, जैसे लोक नृत्य है, संगीत कला है, वाद्य यंत्रों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र से कौन से व्यक्ति संबंधित हैं, नृत्य है, चित्रकला है, साहित्य, प्रमुख साहित्य हैं जो कि कौन किसने लिखा है, त्योहार है, कुछ पुरातत्व से संबंधित हैं, स्मारक है, रंगमंच है। तो ये पूरे कला और संस्कृति का पार्ट होते हैं, तो इनको भी अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से भी 2-3 अंक आने की पूरी संभावना रहती है। एक नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय साहित्य। ये साफ साफ सिलेबस में मेंशन है कि भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य का मतलब यही है कि प्राचीन काल से लेकर जो वर्तमान काल तक के साहित्य लिखे गए हैं, चाहे मिडेवल में हो, चाहे एनिशिएंट हो, या वर्तमान में बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनके रचनाकार कौन कौन हैं, तो ये आपको याद रखने होंगे। यहाँ से भी 1-2 अंक आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है भारत के प्रमुख स्मारक और स्थान। तो स्मारक के अंतर्गत यही है, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ये प्रमुख स्मारक हो जाते हैं। और स्थानों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ये यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रही, हालांकि मैंने इसमें नंबर नहीं लिखा है। तो नेक्स्ट बड़ा जो टॉपिक आ जाता है वो है सामान्य विज्ञान का और जीवन विज्ञान, जिसमें लिखा गया है सिलेबस में कि 10वीं CBSE तक। तो 10वीं CBSE तक अवश्य लिखा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लेवल तक के भी पूछे जाते हैं। और साइंस से काफ़ी क्वेश्चन वेटेज रहता है, इसका लगभग 5 से 6 अंक पूछे ही जाते हैं हर सिलेबस में। एक इसमें से तो भौतिक, रसायन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों शामिल किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो बायो का ज़्यादा होता है। अब बायो में भी जो मानव शरीर संरचना से संबंधित आपको फेमस टॉपिक मिलता है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये आपको पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करने होंगे। तो इसके लिए हमने हालांकि अपने वीडियो में कुछ क्वेश्चन के भी रिवीजन करवा दिए हैं, जिनमें ऑनलाइनर के सीरीज़ के रूप में करवाया है। जैसे कि जीव विज्ञान के लगभग 400-500 क्वेश्चन करवाए हैं, और फिजिक्स के भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, 300 लगभग हो चुके हैं। तो इनको आप चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं, या आप जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करें साइंस के चैप्टर को, क्योंकि उससे पढ़ने मात्र से तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाती। जब तक क्वेश्चन के माध्यम से उसका रिवीजन ना हो तब तक तैयारी अधूरी रहती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्राचीन भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है। स्पेशली ये स्वतंत्रता संग्राम से, फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित क्वेश्चन आपको हर पेपर में, हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन तो अवश्य मिलने ही हैं। इसमें से आपको जितने भी इधर से हो जाते हैं, स्वदेशी आंदोलन से आप भारत छोड़ो आंदोलन तक, इस तरह की घटनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा ही जाता है। और साथ में और हो सके तो पुराना इतिहास भी, जैसे प्राचीन काल के मौर्य काल, गुप्त काल, इधर टॉपिक हैं, साथ में मिडेवल का भी है। लेकिन इधर से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक आध कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। लेकिन जो इधर फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है। तो उधर ज़्यादा फोकस करके पढ़िएगा। और इतिहास में थोड़ा सिलेबस इतिहास का जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो इस पर तो थोड़ा आप छांट के ही पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर आप इनिशिएंट से उठा लेंगे और आधुनिक तक पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें से मेनली इधर के पोर्शन को पढ़िएगा, जब से कांग्रेस की स्थापना होती है और जब तक आज़ादी मिल जाती है। इधर अगर आप पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं भूगोल में, जिसमें भारत का और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यही चीज़ सिलेबस में बिल्कुल इंग्लिश में लिखी हुई है, जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ से भूगोल से भी 3-4 अंक आने की पूरी संभावना रहती है। फिजिकल भूगोल के अंतर्गत उन चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियाँ,
इन सब चीज़ों को भौतिक भूगोल में। सामाजिक भूगोल में जो व्यक्ति और जो मनुष्य और जो सामाजिक भूगोल के बारे में होता है, तो वो समाज के बारे में जो घटनाएं रहती हैं उनको शामिल किया जाता है। और आर्थिक भूगोल में तो आप जानते ही हैं कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत वो जनगणना का टॉपिक भी शामिल कर लिया जाएगा। और आर्थिक भूगोल में उत्पादन के साधनों को शामिल किया जाता है, तो इनसे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लेकिन जो भौतिक भूगोल का चैप्टर होता है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक होता है। भौतिक भूगोल से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब नेक्स्ट आते हैं भारतीय राजनीति और शासन, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था। तो ये मूलतः संविधान का टॉपिक है। संविधान में मूल रूप से वही चीज़ें पूछी जाती है, जैसे भारतीय संविधान का निर्माण संबंधित हो गया, फिर उधर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और डीपीएसपी हो गया था, नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने ये कार्यपालिका संबंधित हैं, और फिर न्यायपालिका संबंधित, फिर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक हो गए जो संविधान में वर्णित हैं, जैसे कि वित्त आयोग हो गया, SC/ST आयोग हो गया, ये सब संवैधानिक आयोग में आ जाते हैं। UPSC हो गया, तो ये सभी संवैधानिक आयोग हैं। निर्वाचन आयोग है। गैर संवैधानिक निकाय हैं कुछ, जैसे नीति आयोग है, और कई सारे आयोग हैं जो कि गैर संवैधानिक आयोग, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। तो इनके बारे में थोड़ा ऊपरी स्तर की जानकारी आप ले लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मेनली तो यही है, मौलिक अधिकार और कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहेंगे। और संविधान का निर्माण भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में रहता है। पॉलिटी हालांकि काफ़ी इजी होती है, इसमें 3 से 4 या ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, तो ये भी एक प्रमुख टॉपिक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं थोड़े से इधर टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। तो इधर है सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी, भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित विकास। तो इसके अंतर्गत मेनली तो आपको इसरो और DRDO द्वारा जो नवीनतम कार्य किए जाते हैं उन्हीं से संबंधित रहते हैं, या तो कुछ प्राचीन में किए गए जैसे प्रमुख उपग्रह वगैरह का जो प्रक्षेपण है, आर्यभट्ट का कब हुआ, स्पुतनिक का कब हुआ, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना रहती है। और इसके साथ साथ इसरो वगैरह का गठन वगैरह से संबंधित भी आपको जानकारी याद रखनी है, तो यहाँ से भी 1-2 अंक आने की पूरी संभावना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन। तो विश्व संगठन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र एक अपने आप में संगठन है, UNO, और उसके साथ साथ अन्य संगठनों में देखा जाए तो जो जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, UNESCO है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ, इनके सदस्य देश कौन से हैं, इनके प्रमुख कौन हैं, ये किन किन देशों में कुछ विभिन्न योजनाओं को चला के रखे रहते हैं, तो उनके बारे में जानना होगा। उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी इससे। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक हो जाता है, इसको भी आपको स्टैटिक GK के अंतर्गत कवर करना पड़ेगा। फिर एक नेक्स्ट इधर आ जाता है भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दों में इसमें तो पूरी संभावना है कि जो तत्कालिक मुद्दे होते हैं, जैसे प्रदूषण से संबंधित है, या कि जो भी मुद्दे होंगे पर्यावरण से जुड़े हुए, कोई समिट हो रही है, उनको लेकर अगर सरकार ने कोई योजना बनाई है तो उनसे संबंधित यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आते हैं इससे। अगर आप पढ़ लेते हैं कंप्यूटर तो इससे बनने की पूरी संभावना रहती है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत क्या लिखा है, कंप्यूटर एवं कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें। तो यहाँ से 3 से 4 अंक आने की संभावना है, जिसमें सबसे प्रमुख टॉपिक कंप्यूटर के हैं, जैसे जनरेशन, जो कंप्यूटर की पीढ़ी है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रैम रोम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेमोरी का टॉपिक है। इनपुट आउटपुट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन सा डिवाइस इनपुट है या आउटपुट है। शॉर्टकट की, इसको भी आपको याद रखना हो, पिछली बार हमें याद है काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी शॉर्टकट की से। लगभग सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन शॉर्टकट की से ज़रूर पूछा जाता था। एक कंप्यूटर के अंतर्गत और फेमस टॉपिक होता है, वो है इंटरनेट और सॉफ्टवेयर। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और टॉपिक है सामान्य संक्षिप्तकार करके लिखा है। तो एक जनरल एब्रीविएशन नाम से टॉपिक इंग्लिश में लिखा गया है, जिसको हमने ट्रांसलेट किया है सामान्य संक्षिप्तकार। सामान्य संक्षिप्तकार से मतलब यही है कि जैसे कुछ शब्दों के फुल फॉर्म आपको याद रखने होते हैं। तो ये फुल फॉर्म वाले तो कंप्यूटर में भी पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि
अन्य क्षेत्रों से संबंधित, चाहे इकोनॉमिक्स संबंधित हो, चाहे किसी भी वर्तमान मुद्दे संबंधित, राजनीतिक मुद्दे संबंधित हो, उसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। तो ये हो गया सामान्य संक्षिप्तकार। अब नेक्स्ट है भारत में परिवहन प्रणाली। भारत में परिवहन प्रणाली के अंतर्गत देखा जाए तो यही है, सड़क परिवहन संबंधित कोई सवाल है, रेल परिवहन संबंधित तो आपको सभी वो याद रखने चाहिए, मुख्यालय भी, कौन से जोन का मुख्यालय कहाँ है, और भी सभी जैसे कि वायु और जल परिवहन से, वायु परिवहन के लिए एयरपोर्ट वगैरह का पूरा वायु परिवहन में एयरपोर्टों का कौन कहाँ स्थित है, जल परिवहन में पोर्ट कौन सा कहाँ स्थित है, और उनसे कुछ जुड़ी हुई मुख्य बातों को भी आपको याद रखने पड़ेंगे। यही है परिवहन से संबंधित टॉपिक। अब नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इनमें से आप सभी चीज़ों को मत पढ़िएगा। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं। एक तो हमने नीचे लिखा है जनगणना। जनगणना ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों में शामिल किया जा सकता है। तो जनगणना का टॉपिक तो पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही हैं। जब तक कि नई जनगणना के डाटा नहीं आ जाते, तब तक 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। एक टॉपिक होता है 5 ईयर प्लान, इससे पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक है राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे होते जाते हैं। जीडीपी, एनएनपी, ये सब क्वेश्चन राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। अब नेक्स्ट है भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ। भारत और विश्व की प्रमुख हस्तियों में तो इनमें से तो ज़्यादातर आपको राजनीतिक हस्तियां ही मिलेंगी जो प्रसिद्ध हस्तियों में हैं। कुछ आपको जैसे अब्दुल कलाम वगैरह के बारे में पढ़ लेना है, महात्मा गांधी जी, ये तो पॉलिटिकल में आ जाएंगे। तो ऐसे जो बड़े बड़े हस्तियां हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है ये, क्योंकि सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन्ड है। फिर नेक्स्ट एक और टॉपिक है प्रमुख सरकारी कार्यक्रम। सरकारी कार्यक्रम में वही है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स प्रारंभ की गई। तो इसमें स्कीम का मतलब यह नहीं है कि जो अभी अभी प्रारंभ की गई हों तो उन्हें ही मात्र पूछा जा सकता है। 2014 में जैसे जनधन योजना पूछी गई तो वो भी पूछा जा सकता है। मेक इन इंडिया शुरू की गई, उसे भी पूछ सकते हैं। तो ये पुराने स्कीम भी पूछ लिए जाते हैं। फिर आप लोग सोचते हो कि बहुत पुराना करंट अफेयर पूछ दिया गया। ऐसा नहीं, पुराना करंट अफेयर नहीं पूछा जाता, वो इन्हीं से पूछा जा सकता है। लेकिन इनको सिलेबस को जो अच्छे से समझा है वो तो सब समझ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें तो साफ साफ मेंशन है प्रमुख सरकारी कार्यक्रम। तो ये पुराने कार्यक्रम भी पूछे जा सकते हैं, पुरानी योजनाएं। अब नेक्स्ट है भारत की वनस्पति और जीव। तो ये जो इंग्लिश में फ्लोरा एंड फौना, इंडिया की फ्लोरा और फौना नाम से एक टॉपिक दिया गया है, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको जीवों और वनस्पति के बारे में पढ़नी होगी। तो इसके लिए भी हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है। आप लोग कमेंट करके अगर कहेंगे तो इस टॉपिक से हम कई सारे वीडियो बना देंगे और MCQ के रूप में क्वेश्चन करवा भी देंगे। तो इनमें से आपको कई चीज़ें, एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमको जो लगी वो लगी है कि जीवों के साइंटिफिक नेम। जीवों के साइंटिफिक नेम आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर में NTPC के द्वारा। और नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक है संभवतः, हाँ ये अंतिम टॉपिक है, जिसमें भारत के महत्वपूर्ण सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, ये अंतिम टॉपिक दिया गया है। लास्ट में ETC आदि भी लिख दिया गया है। तो मतलब इसके बाद भी कुछ न कुछ और अलग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से भी 1-2 अंक आने की संभावना है। जिसमें महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम में तो आप नाबार्ड, RBI, SEBI, इनके बारे में तो पढ़ ही लीजिएगा। साथ साथ महारत्न कंपनियों से मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है कि क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनियां नहीं हैं। तो जो वर्तमान में 12 कंपनियां हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी पे जो एक्स्ट्रा रहेगा तो वो शामिल नहीं होगा, बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महारत्न कंपनियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाबार्ड, RBI, SEBI और जो भी SBI वगैरह बैंक वगैरह से संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, इनको अच्छे से पढ़ लेना है और यहीं से क्वेश्चन आने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में अब जो भी हमको इम्पोर्टेंट चीज़ लगी वो हम लगभग सभी बता दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करवाएं आपको, और किस फॉर्म में ऑनलाइनर कहेंगे तो ऑनलाइनर करवा देंगे। अगर आप MCQ के फॉर्म में कहते हैं तो MCQ के फॉर्म में करवा देंगे। अगर आप टॉपिक वाइज कहेंगे जैसे करंट अफेयर वगैरह की या कि स्पोर्ट्स से संबंधित, तो उनको वीडियो हम प्रोवाइड करवा देंगे और उनको आपको समझा भी देंगे कि अच्छे से कैसे पढ़ना जाए। तो आज के वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।